हाय व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डबल ई माइलस्टोन पर। क्या आपने कभी सोचा है यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दे दी जाए तो क्या होगा? ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई ही क्यों दी जाती है? ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पर ही क्यों काम करता है? डीसी ट्रांसफार्मर क्यों नहीं होता है? डीसी सप्लाई दे दी जाए तो क्या होगा? तो आइए जानते हैं, यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दे दी जाए तो क्या होगा। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस या फिर स्टैटिक मशीन के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसफार्मर को स्टैटिक मशीन में कैटेगराइज्ड किया जाता है। ट्रांसफार्मर में बेसिकली दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी साइड पे हमेशा सप्लाई दी जाती है और सेकेंडरी साइड पे हमेशा लोड को जोड़ा जाता है। प्राइमरी साइड पे सप्लाई दी जाएगी और सेकेंडरी साइड पे लोड को जोड़ा जाता है। तो देखिए क्या होता है, ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई ही दी जाती है, एसी सप्लाई ही दी जाती है। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को, जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का काम करता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या करता है? ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, वोल्टेज का मान घटाता या फिर बढ़ाता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के आधार पर, अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या ज़्यादा है तो वोल्टेज को ज़्यादा करता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी की तुलना में टर्न्स की संख्या कम है, लपेटों की संख्या कम है, तो ये वोल्टेज का मान घटाएगा। अगर इधर वोल्टेज 200 है और इधर टर्न्स कम है तो इधर कम 200 से कम वोल्टेज मिलेगा, और अगर इधर टर्न्स ज़्यादा है तो फिर वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। तो ये तो हुआ ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना। अब वोल्टेज कौन सा? एसी सप्लाई का वोल्टेज, ना कि डीसी सप्लाई का वोल्टेज। डीसी सप्लाई पे काम नहीं करता, वो हम काम नहीं करता। क्या होगा वो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है, ये तांबे के तार की बनी होती है। कौन से तार की बनी होती है? कॉपर के तार की, कॉपर वायर की वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो भी है, ये हमारा एक हमने जो डायग्राम लिया है वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का डायग्राम है, सर्किट डायग्राम बनाया है, बेसिक सर्किट डायग्राम। तो तांबे के तार की बनी हुई होती है, जिसमें प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। तथा इंडक्टेंस का मान, मतलब प्रेरकत्व, हिंदी में बोला जाए प्रेरकत्व का मान क्या होता है? अधिक होता है। ओनली प्रेरकत्व का मान ही अधिक होता है, रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? कम। और अगर आइडियल ट्रांसफार्मर देखा जाए, आदर्श ट्रांसफार्मर देखा जाए, तो प्रतिरोध का मान 0 होता है और इंडक्टेंस का मान ही होता है। इंडक्टेंस का मान ही केवल होता है आइडियल ट्रांसफार्मर में, लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर कभी नहीं होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का मान तो होता ही है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर को, ये ट्रांसफार्मर है, इसको अगर डीसी सप्लाई दे दी जाए, कौन सी सप्लाई दे दी जाए? बेसिकली ये एसी सप्लाई पे काम करता है, ये एसी सप्लाई का चिन्ह लगा रखा है। लेकिन अगर डीसी सप्लाई दे दी जाए, अगर डीसी सप्लाई दे दी जाए, कौन सी सप्लाई दे दी जाए? डीसी सप्लाई दे दी जाए। ये कौन सी सप्लाई दी हमने यहाँ पर? डीसी सप्लाई दी है। तो क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है ना, इधर वाली जो प्राइमरी वाइंडिंग है, जिस साइड में सप्लाई दी जाती है वो प्राइमरी कहलाती है, और जिस साइड से आउटपुट लिया जाता है तो वो कौन सी साइड कहलाती है? सेकेंडरी साइड कहलाती है। तो ट्रांसफार्मर को जब डीसी सप्लाई दे दी जाएगी तो डीसी सप्लाई पर जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। इसका कारण हम एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग कैसे जल जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रांसफार्मर जल जाता है। देखो, सीधी सी बात है, प्राइमरी वाइंडिंग जलेगी तो फिर ट्रांसफार्मर में आग लगेगी, ट्रांसफार्मर जल जाएगा। लेकिन अगर सटीक पूछा जाए कि क्या होता है, तो डीसी सप्लाई देने पर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है। तो अब देखते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का जलने का क्या कारण है, डीसी सप्लाई देने पर प्राइमरी वाइंडिंग क्यों जल जाती है। बेसिकली जैसा कि हमने बताया कि रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? बहुत ही कम होता है या फिर नगण्य होता है। प्रैक्टिकल कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस का मान बहुत ही कम होता है या फिर नगण्य होता है। ओनली क्या होता है?
इंडक्टेंस होता है। इंडक्टेंस तो जो ये वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग है, इसमें प्रतिरोध भी होता है और इंडक्टेंस भी होता है। प्रतिरोध बहुत कम होता है और इंडक्टेंस है तो प्रतिरोध क्या होता है, किसी प्रतिरोधक द्वारा, किसी तार द्वारा धारा के मार्ग में आई क्या होता है, करंट, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और अगर यही बात हम किसी प्रतिरोधक की ना करके अगर किसी इंडक्टर की किया जाए, किसी वाइंडिंग कोयल या इंडक्टर की किया जाए, तो हमारे यहाँ वाइंडिंग होती है वो लपेटों में होती है, तो एज ए किसकी तरह होती है, इंडक्टर की तरह वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किसकी तरह होती है, इंडक्टर की तरह होती है। इंडक्टर द्वारा उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब समझ गए इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। रिएक्टेंस यानी होता है प्रतिघात हिंदी में। तो इंडक्टिव प्रतिघात क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो डिनोट किया जाता है वो रिएक्टेंस को x से डिनोट किया जाता है और इंडक्टिव को L से डिनोट कर दिया, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर x ही होता है कहीं पे तो वो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL का फॉर्मूला होता है 2πfL, जहां पर F क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और L क्या होता है, हमारा इंडक्टेंस का मान। जितना भी हमारे ट्रांसफार्मर में इंडक्टेंस का मान है, ट्रांसफार्मर की जो कोयल है जो इंडक्टर की बनी हुई है, जो इंडक्टेंस का मान है, सपोज दैट 100 हेनरी, 200 हेनरी, 500 हेनरी। इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, और रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मात्रक होता है ओम। और अगर टोटल बाधा देखी जाए किसी भी सर्किट में, टोटल बाधा, टोटल अपोजिशन ऑफ करंट, तो वो होता है जेड, क्या होता है, इंपीडेंस। और इंपीडेंस का मात्रक भी क्या होगा, ओम। कि बाधा का मात्रक हमेशा ओम होगा, चाहे आर हो किसी प्रतिरोधक के द्वारा, एक्सएल हो किसी इंडक्टर के द्वारा, एक्सी हो किसी कैपेसिटर के द्वारा बाधा। तो होती तो बाधा ही है, होता अपोजिशन ही है करंट का। तो करंट का टोटल अपोजिशन देखते हैं तो वो होता है जेड, इंपीडेंस। तो इंपीडेंस का मात्रक भी ओम ही होता है। तो आइए देखते हैं, जब डीसी सप्लाई दी जाए, ठीक है, डीसी सप्लाई में आवृत्ति कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, एफ बराबर कितना होता है, 0। क्योंकि डीसी सप्लाई कभी भी अपना मान और अपनी दिशा नहीं बदलती है। दिशा नहीं बदलने के कारण क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है। जितनी बार एक सेकंड में दिशा बदलती है, ठीक है, जितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, एक चक्कर कंप्लीट होता है, जितने चक्कर बनाती है वही फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब जब दिशा ही परिवर्तन नहीं होगा तो कोई साइकिल भी नहीं बनेगी और डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगी। कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, या फिर कह सकते हैं एफ बराबर कितना होता है, 0। फ्रीक्वेंसी डीसी में कितनी होती है, डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है 0। तो अब देखिए, अगर डीसी सप्लाई दी है तो हमारा आर का मान तो जो ट्रांसफार्मर में है वही रहेगा। एक्सएल का मान क्या हो जाएगा, जो इंडक्टर है ना, कोयल, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जिसके द्वारा बाधा उत्पन्न बाधा, एक्सएल क्या होता है, किसी इंडक्टर द्वारा उत्पन्न बाधा। तो हमारी कोयल है, वाइंडिंग है, वो एक इंडक्टर ही है, और इंडक्टर द्वारा, उस वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न बाधा का मान क्या हो जाएगा, 2πfL। ये फॉर्मूला होता है। अगर 2 की जगह 2 रखा, पाई की जगह 22/7 रखा, यहाँ पे गुणा होता है बीच में जब कुछ कोई चिन्ह नहीं होता है। एफ का मान हम कितना रखेंगे, जितना दे रखा है, कितना दे रखा है, डीसी सप्लाई है तो एफ का मान कितना होगा, 0। और एल की जगह एल का मान रखेंगे। सपोज दैट एल का मान ले लिया हमने 700 हेनरी। अब चाहे 700 रखो, चाहे 800 रखो, चाहे 1000 रखो, चाहे कुछ भी रखो, 0 रखो चाहे 1 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार 0 आ गया ना गुणा में, तो ये पूरा पद अगर गुणा में है तो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ 700 हेनरी रख दिया तो भी क्या होगा, ये एक्सएल बराबर कितना हो गया, डीसी में 0 ओम। 0 ओम, एक्सएल का मात्रक ओम होता है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मात्रक ओम होगा। तो ये एक्सएल किसमें है, डीसी में। डीसी सप्लाई दे रहे हैं अपन, डीसी में एक्सएल का मान क्या होता है, 0। एक्सी का मान भी डीसी में क्या होता है, एक्सी का मान होता है इन्फिनिटी, अनंत। तो डीसी में इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कभी भी पूछ लिया जाए तो क्या होता है, 0 ओम होता है। तो हम जानते हैं ये क्या है, एक्सएल क्या है, वाइंडिंग, इंडक्टर है ना, इंडक्टर या वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न बाधा, टोटल अपोजिशन ऑफ करंट ड्यू टू इंडक्टर, ड्यू टू वाइंडिंग, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक्सएल होता है। और कितना हो गया, 0 हो गया। एक चीज हम जानते हैं कि करंट होता है वो हमेशा क्या होता है, करंट बराबर वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो आई बराबर क्या होता है, वी/आर, या फिर आई बराबर, अगर टोटल देखा जाए ऐसी सर्किट में तो वी/आर
जेड। अब देखो जेड क्या होता है, जेड हमने बताया था टोटल बाधा होती है, टोटल पोजीशन होता है, जिसे इंपीडेंस कहा जाता है। जेड का फॉर्मूला होता है जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सी हमारे पास है नहीं तो एक्सएल का स्क्वायर। देखते हैं जेड बराबर कितना हो जाएगा इस सर्किट में। एक्सएल का मान याद रखें 0 हो चुका है। डीसी सप्लाई देने पर डीसी में एफ बराबर हो गया 0। एफ बराबर 0 होने के कारण एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, और एफ का मान 0 होने के कारण एक्सएल भी कितना हो गया, 0 हो गया। एक्सएल 0 हो गया और आर हमने सपोज दैट मान रखा है प्रैक्टिकल कंडीशन में 100 ओम कि 100 ओम प्रतिरोध है हमारे सर्किट में, और 10 ओम मान लो, 50 ओम मान लो, 100 ओम मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल माइनर सा फर्क आता है पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो जेड का फॉर्मूला हमने लगाया जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो आर कितना है 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है, एक्सएल है हमारा 0। तो जीरो का स्क्वायर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, 0 ही होता है, और 0 को जोड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो वापस से जेड बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 स्क्वायर। तो अंडर रूट 100 स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट गया, वापस से जेड बराबर कितना बच गया 100 ओम। एक्सएल बराबर 0 था और जेड का मान क्या आया, मात्र 100 ओम आया है। अब इससे क्या होगा, ओनली केवल रेजिस्टेंस का मान ही है, और हमारे पास सपोज दैट वोल्टेज है कितना, 2,20,000 वोल्टेज है या फिर 11,000 वोल्टेज है। तो 11,000 वोल्ट है तो करंट कितना हो जाएगा V बाई जेड। V का मान 11,000, जेड का मान 100 ओम, कितना एम्पियर करंट हो गया, 110 एम्पियर करंट हो गया, जो कि बहुत अधिक करंट है। किसकी तुलना में, AC करंट की तुलना में। डीसी सप्लाई में करंट कितना आया, 110 एम्पियर आया है। तो देखो एक चीज़ हम जान जाते हैं कि जितनी ये बाधा कम होता है, आर तो नगण्य होता है, ठीक है, एक्सएल ये भी बाधा ही है, बाधा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट। अगर एक्सएल का मान जितना ज़्यादा है करंट उतनी ही कम होगी, और एक्सएल का मान जितना कम है, एक्सएल का मान जितना कम है करंट क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। हमारा एक्सएल का मान तो 0 ही है, तो करंट क्या होगी, बहुत अधिक होगी। करंट बहुत अधिक होने के कारण हीट बढ़ेगी, ऊष्मा उत्पन्न होती है करंट से, क्योंकि हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। आई का मान बढ़ेगा, डबल होता है तो हीट का मान 4 गुना होता है, इसका मान 3 गुना होता है आई का, तो हीट का मान 9 गुना होता है, क्योंकि स्क्वायर में होता है। तो आई का मान जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाधा का मान बहुत कम है, तो आई का मान जब ज़्यादा हो गया तो हीट का मान और भी ज़्यादा हो जाएगा, और जब हीट बढ़ेगी, ऊष्मा बढ़ेगी, तो वाइंडिंग गर्म होगी। गर्म होते होते एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएगी जहाँ उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है या फिर बर्निंग पॉइंट आ जाता है। और वाइंडिंग में जब कोई भी चीज़ गर्म होती है तो उसमें आग लगती है, सीधी सी बात है। तो वाइंडिंग इस प्रकार से प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, क्योंकि हमारा करंट है वो हमने सप्लाई किस पे दी थी, प्राइमरी वाइंडिंग पे डीसी सप्लाई दी थी। ये करंट फ्लो होगा, और जब डीसी होने के कारण क्या होगा, ये करंट बहुत ज़्यादा होगा, और हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में करंट का मान जब ज़्यादा होगा तो हीट का मान ज़्यादा होगा, और हीट का मान ज़्यादा होने से हमारी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि डीसी सप्लाई देने पर सिंपल सा प्राइमरी वाइंडिंग क्यों जल जाती है। लेकिन अगर एसी सप्लाई दी जाए तो क्यों नहीं जलेगी, क्योंकि देखो अगर ये डीसी में था और अगर एसी में देखा जाए, इसी के अलग एसी में देखा जाए, तो हमारे भारत में फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। एफ का मान कितना होता है 50 हर्ट्ज। तो एक्सएल बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई एफ का मान 50 और एल का मान कितना था 700 हेनरी लिया था हमने, ठीक है। तो ये कितना हो गया लगभग 2,20,000 ओम। इधर 0 ओम है, इधर 2,20,000 ओम है। जेड का मान इधर आ जाएगा लगभग 2,20,000 ओम, 0.2 के आसपास, ठीक है। लगभग पॉइंट का फर्क रहता है, लगभग इतना ही रहता है। इधर जेड आ जाएगा मात्र 100 ओम आया था। जेड का फॉर्मूला हमें पता है आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, क्योंकि एक्सी तो है ही नहीं तो एक्सी को 0 कर देंगे। ये इधर जेड इतना है, इधर जेड इतना है। जेड होती है टोटल बाधा। टोटल बाधा इधर देखो कितना गुना है 2200 गुना, 2200 गुना ज़्यादा है। इधर 100 ओम है और इधर जेड बराबर 2,20,000 ओम है। इधर देखो एसी के अंदर बाधा का मान कितना हो गया 2200 गुना, 2000 गुना से भी ज़्यादा। अगर इधर 2000 गुना बाधा ज़्यादा है तो करंट इधर 2000 गुना कम होगा, इधर 2000 गुना ज़्यादा करंट होगा। तो डीसी में करंट कितना होगा, क्योंकि करंट क्या होता है जेड के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। जेड जितना ज़्यादा है करंट उतना ही कम है। तो जेड ज़्यादा किसमें एसी में, करंट क्या होगा कम। इधर देखो जेड
अगर कम है, z का मान अगर कम है, z का मान अगर कम है तो I का मान क्या होगा, ज़्यादा, और I का मान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमारी वाइंडिंग जल जाएगी। और AC में क्या होता है, I का मान बहुत ही कम हो जाता है। कितना कम हो जाएगा, अगर हम निकाल के देखें कि अगर वोल्टेज लगाना है अपन को 11,000 वोल्टेज लगाना है, V बराबर कॉन्स्टेंट मान लिया, तो I बराबर क्या होता है, V/Z होता है ना। तो V बराबर अगर DC में देखा जाए तो 11,000 बटा Z कितना आया है, 100, कितना हो जाएगा, 110 एम्पियर। और इधर देखो, अगर सेम कंडीशन में सेम वोल्टेज पे ही हम AC के लिए अगर करंट देखें, IAC, तो कितना हो जाएगा, V का मान वही 11,000 रखेंगे हम, और Z का मान रखेंगे यहाँ से अब 2,20,000, कितना हो जाएगा, 0.05 एम्पियर। कितना कम करंट हो गया। ये देखो, अगर यहाँ पर 1 एम्पियर करंट होता तो यहाँ पर कितना हो जाता, 2200 एम्पियर करंट हो जाता। अब देख लीजिए आप, यहाँ 1 एम्पियर करंट है तो यहाँ 2200 गुणा है, यहाँ 0.05 एम्पियर करंट है तो यहाँ 2200 गुणा करंट है 110 एम्पियर करंट। तो 110 एम्पियर करंट होने से, और जितना ज़्यादा करंट होने से हमारा वाइंडिंग क्या होगी, जल जाएगी अगर DC सप्लाई दी जाएगी तो। अगर DC सिंपल सा अगर कभी पूछा जाए तो 1 वर्ड में आंसर देना हो कि DC सप्लाई देने पर ट्रांसफार्मर में क्या होगा, DC सप्लाई देने पर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। इसीलिए कभी DC ट्रांसफार्मर नहीं होता। और DC ट्रांसफार्मर नहीं होने का ये तो कारण सीधा पूछ लिया कि क्या होगा कि DC ट्रांसफार्मर जल जाएगा, अगर DC सप्लाई दे दी जाए तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर जल जाएगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि DC सप्लाई पे अगर जले नहीं तो काम करेगा क्या, काम भी नहीं करेगा। वोल्टेज भी कितना होगा, सेकेंडरी में वोल्टेज चाहिए, हमने इधर प्राइमरी में 11,000 वोल्टेज दिया हो चाहे कितना भी दिया हो, सेकेंडरी में हमको 0 वोल्ट ही मिलेगा। क्योंकि जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जब तक इसमें ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, तब तक सेकेंडरी में वोल्टेज जनरेट नहीं हो सकता। क्योंकि DC में हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी स्टैटिक है और ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो भी स्टैटिक है, और दोनों चीज़ें स्टैटिक होने पर कभी भी वोल्टेज जनरेट नहीं हो सकता, ऐसा फेराडे ने कहा है। फेराडे ने कहा था, फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ है, जिसने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर्स में अगर प्रतिच्छेदन हो रहा है, रिलेटिव स्पीड है, तो वोल्टेज का जनरेशन होगा, EMF जनरेट होगा कंडक्टर के सिरों पे, अन्यथा कभी नहीं। तो DC सप्लाई देने पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी स्टैटिक होता है, और ट्रांसफार्मर में तो सब कुछ वाइंडिंग कोई सी भी देख लो वो स्टैटिक ही है, दोनों चीज़ स्टैटिक है। वोल्टेज जनरेट वैसे भी नहीं हो सकता सेकेंडरी में। और पहली बात है कि हम सप्लाई देंगे DC तो हमारा ट्रांसफार्मर ऑलरेडी जल जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।